मैं एक बार फिर से बता दूं कि आपकी किडनी के जो है वो दो पोर्शन होते हैं। एक में यहाँ अबाउट जो बाहर वाला रीजन है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो इन साइड है उसे क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। अच्छा, एक बार फिर से बता दूं कि साथ में जब कहीं भी वर्ड आएगा रीनल, तो इसका मतलब होता है कि इट इज रिलेटेड टू द किडनीज, ठीक है, कि वो किडनी के रिलेटेड है। जैसे रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला जो है वो किडनी के जो है पोर्शन के नाम आ गए। इस तरह एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल यानी एड्रीनल यानी कि अटैच हैं आपकी किडनी के साथ, एड्रीनल ग्लैंड ऊपर मौजूद होते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो रीनल का मतलब जो है वो किडनी होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसमें इन दोनों में फर्क क्या होता है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद होगा, ठीक है। उसका लूप ऑफ हेनले जो है वो शॉर्ट होगा इस तरह से, ठीक है। जबकि जक्सनमेटली जो है इसका लूप ऑफ हेनले वो जो है वो लॉन्ग होगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि लूप ऑफ हेनले जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और वो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इम्पोर्टेंस रखता है। 70 to 80% न्यूफ्रॉन जो है वो आपके कॉर्टेक्स रीजन के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। 70 to 80% न्यूरॉन जो है वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, कॉर्टिकल रीजन के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो होते हैं 70 to 80% इन ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की बात करें तो। और जब आप नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको आपकी आपकी वाटर सप्लाई जो है वो सही है, तब क्या होता है कि ये ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, आपकी आर्टरीज, आपकी वेन्स, आपकी कैपिलरीज, इनके अंदर जो ब्लड नॉर्मल कंडीशन में होता है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसको ब्लड वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में ये क्या कर रहे होते हैं, जब वाटर की अवेलेबिलिटी सही होती है, यानी कि ना वाटर कम होता है ना वाटर ज्यादा होता है, तब ये क्या करते हैं कि ब्लड वॉल्यूम जो है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्सामेडुलरी जक्सामेडुलरी भी कहते हैं कि जंक्शन के ऊपर मौजूद है, ये जो लाइन मौजूद है जो कॉर्टेक्स और मेडुला को सेपरेट कर रही है। तो इनका लूप ऑफ हेनले जो है, यानी कि इनका जो रीनल कॉर्पसल है वो तकरीबन तकरीबन कॉर्टिकल रीजन के अंदर मौजूद होता है, और इनका लूप ऑफ हेनले जो है वो इधर से डाउनवर्ड आया होता है मेडुला के अंदर, और ये बाकी सिस्टम ऊपर गया होता है इस तरह से, ठीक है। तो रीनल कॉर्पसल जो है वो जंक्शन के ऊपर मौजूद होता है, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। और लूप ऑफ हेनले जो है वो मेडुला के अंदर गया होता है और काफी लॉन्ग होता है, लंबी होती है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले। और ये बहुत ज्यादा रेयर होते हैं आपकी किडनी के अंदर। ऑल अबाउट 20 to 30% जो है आपकी किडनी के अंदर पाए जाते हैं, जबकि 70 to 80% क्या थे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स थे, जबकि 20 से 30% को क्या होंगे, आपके जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन्स होंगे। अब जक्सन मेडलरी जो है, यहाँ पे जो अंदर वाला रीजन है, मैं इधर से कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये कलर ठीक है। अब जो अंदर ये मिडला वाला रीजन है, ये वाला, यहाँ पे जो ग्रेडियंट है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जो ग्रेडियंट है वो बहुत ज्यादा होता है, और ये ग्रेडियंट क्या करता है कि जो जक्सा मिडलरी नेफ्रॉन्स हैं इनको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि वो बहुत ज्यादा काम करें, किससे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन से ज्यादा काम करें, ठीक है। तो मिडला के अंदर जो है क्या है, डीप मिडला की मतलब बिल्कुल सेंटर की तरफ जाएंगे तो वहां पे ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होता है, और यही ग्रेडियंट जो है क्या करता है कि जक्सामेडुलरी से ज्यादा काम निकलवाता है एज कम्पेयर टू कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है। जब जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन्स काम करते हैं तो वहां पे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है वो बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या है कि जब प्रेशर की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने को, उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। जब वाटर के मॉलिक्यूल प्रेशर लगाते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हुए, और एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, किसी भी सेपरेशन को क्रॉस करके हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, तो उसे कहेंगे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है, इनके काम करने की वजह से मेडुला के जो दरमियाना रीजन है, जो डीप रीजन है, वहां पे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कायम होगा। अब जब वाटर कम होगा, ठीक है, तो वाटर की सप्लाई जो है अगर कम हो रही है तो बहुत ज्यादा रिटेंशन की जाएगी,
ठीक है। और कैसे रिटेंशन की जाएगी वो हम आगे थोड़ा सा आगे जो है वो बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह से एक एक मॉलिक्यूल को बार बार जो है आप रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपनी ब्लड के अंदर वापस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसको समझने से पहले आपको मैं एग्जांपल दे दूं कि जो रेबिट्स होते हैं वो अपनी बॉडी की न्यूट्रिएंट्स को ज़ाया होने से बचाने के लिए क्या करते हैं कि जो वो अपने फीसेस वगैरह खारिज करते हैं उसको दोबारा से खा लेते हैं, ताकि उसके अंदर जो प्रोटीन्स और ग्लूकोज वगैरह रह गया था दोबारा से जो है वो डाइजेस्ट हो जाए और उसकी बॉडी का हिस्सा बन जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि हर एनिमल की अंदरूनी ख्वाहिश ये होती है, यानी कि आपके अपने कंट्रोल से बाहर, यानी कि आपका जो सिस्टम है इनवॉलंटरी कंट्रोल में वो बार बार आपके जो आप खाते हैं या जो चीज एक्सक्रीट आउट हो रही है उसको बार बार रीअब्जॉर्ब करते हैं, ताकि हर वो केमिकल जो आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी है उसको बॉडी के अंदर ही रखा जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो किस तरह से मौजूद होती हैं अराउंड द नेफ्रॉन। तो सबसे पहले रीनल आर्टरी आती है नेफ्रॉन में। ठीक है, रीनल आर्टरी और ही आगे जाके डिवाइड हो जाती है एफेरेंट आर्टरियोल्स के अंदर, जो कि जा रही होती है बोमेन कैप्सूल के अंदर और क्या बना रही होती हैं, ग्लोमेरुलस बना रही होती है। ठीक है, तो आगे रीनल आर्टरी जो है वो डिवाइड होते होते क्या बना देंगी, एफेरेंट आर्टरियोल बना देंगे, जो कि ब्लड लेके जाती हैं बोमेन कैप्सूल के अंदर। फिर वहां से वो इफेरेंट आर्टरियोल की शक्ल में निकलती हैं ये ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होगा, एफेरेंट आर्टरियोल की शक्ल में निकलती हैं और आगे जाके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बन जाती हैं, जो आपको इस रीजन के अंदर नजर आ रही हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स, इनको क्या कहते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इसको आपने जहन के अंदर रखना है क्योंकि लास्ट में हम इसे जरूर पढ़ेंगे। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो है, इसके साथ मैं स्टार लगा देता हूँ क्योंकि आगे से जो रिअब्जॉर्प्शन है उसका एक मेन पोर्शन इधर भी होगा। लास्ट में जी वेजा रेक्टा, तो लूप ऑफ हेलने के साथ आपको ये जो ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं इनको वेजा रेक्टा कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, वेजा रेक्टा कहते हैं। तो जो आपके नेफ्रॉन की तरफ जा रही है ब्लड लेके उसको रीनल आर्टरी कहते हैं और वो डिवाइड होल्ड होते हैं, जब नेफ्रॉन के पास जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं, एफेरेंट आर्टरियोल कहते हैं। और एफेरेंट आर्टरियोल जब बोमेन कैप्सूल से बाहर निकलती है तो उसे इफेरेंट आर्टरियोल कहते हैं। और इफेरेंट आर्टरियोल नीचे लूप ऑफ इफेरेंट आर्टरियोल जब आगे की तरफ जाती है और प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, और ये जो है आगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के साथ भी जो है वो इर्द गिर्द लिपटी होंगी। लास्ट में जो नीचे लूप ऑफ हेलने के साथ ब्लड वेसल्स मौजूद होंगी उन्हें क्या कहते हैं, वेजा रेक्टा कहते हैं। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं, जब जस्ट आपने जहन के अंदर रखनी है इसको स्टडी करते वक्त। ठीक है, ये जो आपको ल्यूमन दिख रहा है किसका, नेफ्रॉन का, तो इसमें जो फ्लूइड है वो नीचे की तरफ जाएगा। एक मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। इस ल्यूमन के अंदर मटेरियल इस तरह से मूव करेगा और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करके जाएगा। ठीक है, जबकि जो ब्लड वेसल्स है साथ में, इसमें ब्लड नीचे की तरफ मूव करेगा और इसमें ब्लड ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान के अंदर रखनी है कि ये जो ब्लड वेसल्स और नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है जिसे हम ल्यूमन कह सकते हैं, उनमें मूवमेंट हमेशा एंटी पैरेलल होती है, यानी कि एक ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा एक नीचे की तरफ आ रहा है तो दूसरा जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, एंटी पैरेलल होंगे। और ये हमें समझने में मदद देगा जब हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात, कोई मुझे बताएगा कि ल्यूमन किसे कहते हैं। हाँ जी, ये सही जवाब है, इंटरनल कैविटी ऑफ हॉलो ट्यूब। ठीक है, जो खोखली आपके पास ट्यूब्स आती हैं, जिस जस्ट लाइक आपकी ब्लड कैपिलरीज हो गई, ठीक है, स्टमक वगैरह हो गया, इंटेस्टाइन वगैरह हो गए, तो इनका जो सेंट्रल रीजन होता है, सेंटर की तरफ जो रीजन होता है, इसे ल्यूमन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं। तो ल्यूमन के अंदर यानी कि रीनल ट्यूब्यूल ल्यूमन के अंदर और ब्लड वेसल्स के अंदर मूवमेंट हमेशा एंटी पैरेलल होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो फंक्शन बढ़ते हैं अब नेफ्रॉन का।
तीन मेन काम करता है नेफ्रॉन। एक तो सबसे पहले जहाँ से शुरुआत होती है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन जो है वो कर देता है। इसके बाद है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कि कुछ चीज़ों को जो है आप कंट्रोल करते हैं किस तरह से, कि कौन सी चीज़ आपको चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल वाटर की कमी होगी तो वाटर को आप किस तरह से रिटेन करेंगे, और बाकी अगर साल्ट वगैरह कम है तो वो साल्ट वगैरह को किस तरह से रीएब्जॉर्ब करेंगे, वो सारी की सारी सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के अंदर होती है। और लास्ट में जो मैंने आपको कहा था कि पेरिट्यूबुलर जो कैपिलरीज थी, मैंने आपको कहा था कि ज़हन के अंदर रखना है, वो हम ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर पढ़ेंगे और ये इन दोनों के उलट होगा। ठीक है, ये जो है इन दोनों के उलट होगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसको समझने से पहले, यानी कि इसके अंदर प्रेशर को समझने से पहले हम क्या करते हैं कि ये एक सिस्टम ड्रा करते हैं इस तरह से, और लेट्स सपोज ये एक चैम्बर के अंदर चला गया इधर, ये एक स्पेसिफिक चैम्बर है और ये आगे जाके इस तरह से नैरो हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई फ्लूइड यहाँ से आएगा तो उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा क्योंकि आगे जो ट्यूब है वो तंग हो गई है, तो सारे मटेरियल को ट्यूब के अंदर जाने के लिए जो है ज़्यादा प्रेशर चाहिए होगा। तो इसी तरह जो एफेरेंट आर्ट्रियोल हैं, ठीक है, जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है उनका ऑल अबाउट डायमीटर जब वो इफेरेंट आर्ट्रियोल में कन्वर्ट होती है तो हाफ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज बोमेन कैप्सूल के अंदर जा रही हैं और जो छोड़ के जा रही हैं, जो निकल रही हैं, उनका डायमीटर जो आ रही हैं उनसे हाफ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम खुद से वैल्यू सेट करें तो एफेरेंट आर्ट्रियोल का अगर डायमीटर 100 माइक्रोमीटर है, ठीक है, किसका, एफेरेंट आर्ट्रियोल का, तो जब वो निकलेंगी इफेरेंट आर्ट्रियोल की फॉर्म में तो उनका डायमीटर 50 mm होगा, यानी कि हाफ हो जाएगा। तो 50 mm में आने के लिए उनको क्या है कि बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। जिस तरह अगर आपने जलेबी बनाने वाले को देखा हो तो उसने वो जो उसे क्या कहते हैं, मटेरियल जो उस कपड़े के अंदर रखा होता है और नीचे से एक सुराख ही होता है और उसको जो है वो प्रेस करके जलेबी बना रहा होता है, तो उसके ऊपर काफी ज्यादा वो प्रेशर डाल रहा होता है और नीचे से जो है वो निकल रही होती है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह ग्लोमेरुलर के अंदर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, और उसे क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। ठीक है, कौन कौन सी लेयर्स ऑफ टिश्यूज सेल्स हैं जो उसे क्रॉस करनी पड़ेगी। तो पहले सबसे बात करते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो हैं इनकी एंडोथेलियम। ठीक है, एंडोथेलियम जो उनकी कवरिंग होती है सेल्स की। फिर बाद में है जी बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरीज, और लास्ट में है एंडोथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल। तो इन तीनों को क्रॉस करके उसने ब्लड के अंदर जो मटेरियल है वो फिल्टर होके आता है इधर। तो यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि ऑल अबाउट वही कंपोजिशन होती है, केमिकल कंपोजिशन फिल्ट्रेट की, जो कि ब्लड की होती है। ठीक है, क्योंकि ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रहा है, यानी कि तकरीबन हर चीज को फिल्टर कर देता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मुराद यही है कि तकरीबन हर चीज को फिल्टर करके जो बोमेन कैप्सूल है उसके अंदर धकेल देता है। तो जो चीज आपके ब्लड के अंदर मौजूद होगी ऑल अबाउट 90% जो है वही चीजें उधर फिल्टर होके भी चली जाएंगी, तभी आगे जाके जो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा और ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है वो भी होगी। तो जिस तरह ग्लूकोज लेवल हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, वाइटामिन वगैरह, ये सारे के सारे उनकी कंपोजिशन जो है ऑलमोस्ट वही ब्लड वाली होगी जो जो यहाँ से फिल्टर हुआ है। ठीक है, तो तभी इसलिए इसको क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, कि बहुत ही ज्यादा फिल्ट्रेशन कर देता है और कंपोजिशन इतनी हो जाती है कि जो आपके ब्लड की थी। ठीक है, और प्रेशर जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या होती है कि जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से मटेरियल मूव ऑन होके आगे जाता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, लूप ऑफ हेनले में, और उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जाता है, तो वहां पे अच्छा, तो हम बात कर रहे थे फिल्ट्रेशन में, और मैंने कहा था कि आपको कुछ जो है सेल्स की लेयर सिक्रीट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको जो है वो क्रॉस करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स आपको दिखाई दे रही हैं,
इसकी जो लेयर्स हैं, जो इनकी बाउंड्रीज हैं, वो किस किस चीज की बनी होती हैं। ठीक है, तो और बेसमेंट मेम्ब्रेन और ग्लोमेरुलर और एंडोथेलियम जो है, एंडोथेलियम अगर मैं यहाँ से ड्रा करूँ, अगर हम ब्लड वेसल्स को इस तरह से ड्रा करें ग्लोमेरुलर की, ठीक है, एंडोथेलियम जो, एक मिनट में यहाँ से कलर चेंज कर लूँ, जो इनसाइड लाइनिंग है उसको क्या कहेंगे, एंडोथेलियम कहेंगे ग्लोमेरुलर की। ठीक है, और इसके बाद ये जो आ जाएगी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगी। ठीक है, और जो बोमेन कैप्सूल की अंदरूनी लाइनिंग आ जाएगी, इसे क्या कहेंगे, एंडोथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल कहेंगे। तो ये जो है यहाँ से इसको क्रॉस होके इधर आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आना पड़ेगा, इन तीनों लेयर्स को जो है वो क्रॉस करना है फिल्ट्रेट में। ये समझ आ गई कि लेयर्स ऑफ जो आपके पास ग्लोमेरुलस है उसकी लेयर्स को कहते हैं कि उसको क्रॉस करके बाहर आना होगा। हाँ जी, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है उसकी स्पीड कितनी होती है कि 125 ml पर मिनट जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहा होता है। 125 ml पर मिनट जिसका अगर हिसाब लगाएं तो एक दिन में 180 लीटर बनते हैं। ठीक है, 180 लीटर आपका ब्लड जो है सिर्फ बोमेन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ बोमेन कैप्सूल के अंदर आपकी फिल्ट्रेशन कितनी हो रही है, 180 लीटर पर डे। इतना आपकी पूरी बॉडी के अंदर फ्लूइड नहीं होगा जितना फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, हिसाब बता रहा है कि पर मिनट जो है 120 ml। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। तो जैसे मैंने कहा है कि 180 लीटर्स पर डे जो है फिल्ट्रेशन हो रही है, लेकिन क्या है कि इसमें से जो है 90% फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। सही है कि 90% जो है वो फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 180 लीटर पर डे आप जो है वो फिल्ट्रेशन कर रहे हैं पर डे, तो उसमें से जो है 170 लीटर जो है फिर से आपकी बॉडी को मिल जाता है। ठीक है, 170 लीटर पर डे फिर से रीएब्जॉर्ब भी हो जाता है। अब देखें कि 124 ml जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जो आपके यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, आयंस वगैरह, वाटर वगैरह, वो फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है आपके किडनी के अंदर। सही है, यानी कि नेफ्रॉन्स का जो बाकी पोर्शन आ जाएगा। तो जो 80% जो आपका ये वाला 125 ml सिक्रीशन आ गई, फिल्ट्रेशन के थ्रू आ गई, अब तो वो आगे जा उसमें से 80% जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर जो नेफ्रॉन के बाद यहाँ पे आपको इस तरह सी ब्लड जो रीनल पोर्शन देखेगा नेफ्रॉन का, उसे क्या कहते हैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का 80% जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, उसमें जो मटेरियल है वो उसमें से कितना 80% जो है वो फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और हर वो चीज जो आपकी बॉडी को चाहिए होगी वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। अब ये देखें कि आपके रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बार बार होता रहेगा जब तक आपकी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर उस रिलेटिव चीज की कंसंट्रेशन सही नहीं हो जाती, उसकी बार बार जो है रीअब्जॉर्प्शन होती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हम वाटर को भी देखेंगे और सोडियम साल्ट्स वगैरह को उनको भी देखेंगे। सही है, तो ऑल नेसेसरी एलिमेंट आर रीअब्जॉर्ब, हर एलिमेंट जो आपको चाहिए वो फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लूप ऑफ हेनले की। यहाँ पे थोड़ा आपने थोड़ा देखना है कि लूप ऑफ हेनले के अंदर रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है। ठीक है, तो मैं जो है ये लूप ऑफ हेनले ड्रा कर रहा हूँ। इसके साथ मैं ब्लड वेसल्स जो है वो भी बना देता हूँ। ये ब्लड वेसल लेट्स वो सिंपली ड्रॉ करते हैं इसके साथ, इस तरह से हैं। ठीक है, तो मैंने ऊपर आपको बताया था कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं और रीनल ट्यूब्यूल जो है, इनके अंदर फ्लो जो है वो एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, अच्छा, जो लूप ऑफ हेनले है इस वाले को कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, क्या कहते हैं, डिसेंडिंग, जो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, इसको डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, और इसको कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, असेंडिंग, और ये क्या है, ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो ब्लड वेसल्स की मूवमेंट जो है, जो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड की मूवमेंट है वो उसके उलट होगी, वो डाउनवर्ड होगी यहाँ पर,
और इधर जो होगी वो अपवर्ड होगी। ठीक है, थोड़ा सा इन चीजों को थोड़ा साइड पर करते हैं जो हम इधर पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे साइड पर क्या है, अब कलेक्टिंग डक्ट जो है वो मौजूद है। क्या मौजूद है? कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो मौजूद है। अब होता क्या है कि जो एडीएच है, जो वेजोप्रेशन है हार्मोन, ठीक है, आपको पता होगा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है रिलीज करता है। एडीएच जब आता है तो वो कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर, कलेक्टिंग डक्ट जो है इसके ऊपर एक्ट करता है और इसमें से वाटर को बाहर निकालता है। ठीक है, वाटर को बाहर निकालता है और अमूमन ये वाटर जो है वो ब्लड के अंदर आता होता है। ठीक है, वो ब्लड जो है वो इसके अंदर आता है, वाटर के अंदर आता है। और दूसरा, ये साथ में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद है, नेफ्रॉन जिसमें पड़े हुए हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और उसके अंदर भी वाटर आ जाता है। ठीक है, उसके अंदर भी वाटर आ जाता है। अब ये वाटर जो आया है ये स्टिमुलेट करेगा, ये जो असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब है, उसमें से सोडियम आयंस आ जाएंगे ब्लड के अंदर। ठीक है, जो असेंडिंग लिम्ब है जो बाद में आ रहा है, ठीक है, उसको क्या करेंगे? उसको स्टिमुलेट करेंगे कि वो सोडियम आयन को एब्जॉर्ब कर लें ब्लड वेसल्स के अंदर। अब जब सोडियम आयन इधर आएंगे तो सोडियम आयन के साथ जो क्लोराइड आयन है वो भी आएंगे, क्योंकि सोडियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सोडियम जो है पॉजिटिवली चार्ज है और क्लोरीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो भी साथ में इसके साथ आ जाएगा। और इसी तरह इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भी आएगा। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भी आ जाएगा। जब वो आ जाएगा तो यहाँ से क्या करेगा? वो वाटर को बाहर निकालेगा। ठीक है, वाटर को बाहर निकालेगा और वाटर जो है इधर ब्लड वेसल के अंदर भी आएगा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भी आएगा। ठीक है, और ये वाइस वर्सा भी प्रोसेस होता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है। अच्छा, अब वाटर यहाँ से बाहर आ गया तो ब्लड जो फिल्ट्रेट जा रहा है उसमें से, अगर आप कुछ अच्छी डायग्राम देखें, पता नहीं इसने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि नहीं, यहाँ पे इसने ड्रॉ नहीं किया, तो आप ये देख सकते हैं कि जो वो बनाते हैं लूप ऑफ हेनले, इस तरह से यहाँ पे उन्होंने कुछ वैल्यूज दी होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर ड्रा करता हूँ 500, और यहाँ पे जो है मैं, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे 200 और नीचे कर देंगे 600। ठीक है, तो इस, चले मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, जब आप डायग्राम्स वगैरह देखेंगे, ठीक है, डायग्राम्स वगैरह देखेंगे तो लूप ऑफ हेनले में ऊपर वैल्यूज जो अगर दी हुई है तो, ठीक है, पहले ये बात बता रहा हूँ कि अगर दी हुई तो वैल्यू जो है वो कम होगी और नीचे जो है वैल्यू ज्यादा होगी। और उसका मतलब क्या होता है कि ऊपर जो फिल्ट्रेट आ रहा है वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, जबकि नीचे जो आ रहा है वो क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है। और ये चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं, रिएक्शन जो है डिपेंड करती हैं इसके ऊपर, वाटर की कंसंट्रेशन के ऊपर और सोडियम साल्ट वगैरह की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जो प्रोसेस हो रहा है वो बता रहा हूँ कि एडीएच आएगा और वो कलेक्टिंग डक्ट जो है इसके ऊपर ऐड करेगा। कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी कि वो बाहर निकालेगी वाटर को। ठीक है, वैसे तो जो कलेक्टिंग डक्ट है वो इम्परमिएबल होती है, लेकिन जब एडीएच ऐड करता है तो वो वाटर और एच पॉजिटिव आयंस को बाहर निकालती है। 10 मिनट्स रह गए हैं, इसके बाद मैं दोबारा नया लेंगे भेजूंगा। ठीक है, अच्छा, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएंगे और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भी आएंगे। अब यहाँ से ये स्टिमुलेट करेंगे जो असेंडिंग लिम्ब है, जो राइट साइड के ऊपर मौजूद है, जो ऊपर की तरफ जा रही है लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, मैं एक मिनट यहाँ से कलर जो है अगर चेंज कर दूँ, जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये असेंडिंग लिम्ब है नेफ्रॉन का, जिसमें ब्लड जो है, जिसमें सिक्रेशन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है। ठीक है, और इसी तरह इसके उलट जो मौजूद है इसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और इसमें सिक्रेशन जो है वो नीचे की तरफ आ रही होती है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि जो वाटर आया था उसने स्टिमुलेट किया असेंडिंग लिम्ब को कि वो सोडियम आयंस को ब्लड के अंदर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर रिलीज कर दे। ठीक है, और जब सोडियम आयन रिलीज होते हैं तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक्टिव, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी लगेगी, ये साथ में ध्यान में रखना है कि इसको इसको इसके अंदर क्या है? एनर्जी लगेगी सोडियम आयन को बाहर निकालते हुए। जब सोडियम आयन बाहर निकाले जाएंगे तो क्लोरीन जो है ऑटोमेटिकली उसके साथ मूव करके जाएगी, क्योंकि आयंस की जो टोटल आयंस का वो है चार्ज है उसको बरकरार रखना है, तो सोडियम के साथ क्लोराइड भी बाहर निकल जाएगी।
जब बाहर निकलेगी तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भी आएगी और ब्लड वेसल्स के अंदर भी आएगी। ठीक है, ये जो वेजा रेक्टा साथ में जा रही है इसके अंदर भी आएगी। अब जब ये, क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट तो उसके उलट हो रही है, और जब वो असेंडिंग लिम्ब की तरफ आएंगे तो यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या है कि डिसेंडिंग लिम्ब में से वाटर ब्लड वेसल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ब्लड वेसल से क्या हो जाएगा, वाटर इनसाइड आ जाएगा। सही है, तो यहाँ पे देखें अब यहाँ पे वाटर ऐड हो रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर डाइल्यूट होगा और नीचे कॉन्सनट्रेटेड होगा। ठीक है, नीचे क्या होगा, कॉन्सनट्रेटेड होगा, जबकि ऊपर क्या होगा, डाइल्यूट होगा। इसी तरह प्रोसेस इसके उलट भी चलता है। अगर यहाँ पे पहले ही डाइल्यूट आ रहा है तो ये प्रोसेस उसके उलट हो जाएगा, वाटर यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, दिया जाएगा कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और सोडियम क्लोराइड आयन जो है वो रिवर्स हो जाएंगे और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो होना शुरू हो जाएगी। सही है। अच्छा, जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, वो इम्परमिएबल टू वाटर होती है। ठीक है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो इम्परमिएबल टू वाटर होती है, यानी कि वाटर जो है उसके अंदर नहीं आ सकता। जबकि डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो क्या है कि वो इम्परमिएबल टू सॉरी डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो परमिएबल होती है वाटर के लिए, और जो असेंडिंग लिम्ब है वो इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए। तो डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर जो है वो मूव करेगा, जबकि असेंडिंग लिम्ब के अंदर जो साल्ट है वो रीअब्सॉर्ब होंगे। ठीक है, तो दोनों में फर्क ये है कि डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या होगा कि वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर, जबकि असेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या होगी, साल्ट की रीअब्सॉर्प्शन जो है वो होगी। इसके उलट देखते हैं तो डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर वाटर की परमिएबिलिटी होती है, जबकि असेंडिंग लिम्ब के अंदर वाटर की परमिएबिलिटी जो है वो नहीं होती, वो इम्परमिएबल टू वाटर होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि इधर जो है सोडियम और क्लोराइड आयन बाहर आ जाएंगे, तो इसी तरह यहाँ पे हमने पढ़ा कि वाटर जो है बाहर आ जाएगा। तो ये जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया कि आप एनर्जी यूज करते हैं, एडीएच आता है और सोडियम और क्लोराइड आयन बाहर निकलते हैं, और उनकी वजह से उसके सामने जो रेनल ट्यूब्यूल आ रही होती है लूपा फैलने में, तो उधर वाटर जो है वो रिलीज कर दिया जाता है या एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे हम। अच्छा, कलेक्टिव डर्ट की बात करते हैं। सही है, बस ठीक है, आप कमेंट करना बंद कर दें। अच्छा, कलेक्टिव डर्ट की बात करते हैं तो वो इम्परमिएबल होती है। वो क्या होती है, इम्परमिएबल होती है। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो हैं, जो लूपा फैलने के बाद क्या है, एक मिनट, लूपा फैलने के बाद इस तरह से बनी होती हैं, इनको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट में शामिल हो जाती हैं। ठीक है, ये आगे कलेक्टिंग डक्ट आ गई। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो हैं वो ज़्यादातर ऑस्मो रेगुलेटरी कंट्रोल करती हैं, यानी कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो उसकी मदद से ब्लड की पीएच को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, अगर ब्लड की पीएच जो है वो ज्यादा हो रही है तो उसमें एच पॉजिटिव आयन जो है एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर ब्लड की पीएच कम हो रही है, ठीक है, तो उसमें से एच पॉजिटिव आयन जो है वो बाहर फिल्ट्रेट के अंदर डाल देगी। ठीक है, तो जो ब्लड की पीएच है वो कोड कंट्रोल करता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो है वो कंट्रोल कर रही होती हैं। तो आप बात कर रहे थे कलेक्टिंग ड्रग्स की, ये इम्परमिएबल होती हैं नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जब इसके ऊपर एडीएच काम करता है, और ये बात आपने फिर से याद रखनी है क्योंकि हम आगे हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे तब आपको पता होगा कि एडीएच इसके ऊपर जाके काम करता है। तो एडीएच जो है वो जब कलेक्टिंग ड्रग के ऊपर एक्ट करता है तो वाटर चैनल ओपन हो जाते हैं। अभी यही चीज हमने पीछे जो है वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर के अंदर पड़ी है। ठीक है, तो एडीएच जब एक्ट करता है कलेक्टिंग डर्ट के ऊपर तो वो परमिएबल हो जाती है वाटर के लिए, यानी कि चैनल जो है वाटर के वो खुल जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये इम्परमिएबल होती है, वाटर जो है वो बाहर आ जाता है। इसी तरह और जब वाटर बाहर आ जाता है तो यूरिन जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। सही है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। जो डिसेंडिंग लूप है इसमें से वाटर भी जो है बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन मजीद बढ़ रही है। ठीक है, कंसंट्रेशन जो है वो मजीद बढ़ रही है नीचे की तरफ। अच्छा, फिर जब वो कलेक्टिंग डग में वापस आते हैं तो फिर से वाटर जो है वो
आपकी बॉडी या ब्लड वेसल्स के अंदर आ रहा होता है, तो जो यूरिन है वो मजीद कॉन्सनट्रेटेड हो रहा होता है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे, तो आपने देखा कि किस तरह जो है प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, फिर एक डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल और लास्ट में जो है कलेक्टिंग डक्ट बार बार रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी ताकि आपके जो अहम मटेरियल है उसको ज़ाया होने से रोका जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन की, कि ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होती है। जो आपने पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज पढ़ी थी, यानी कि जो रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स के अंदर ले आना। ठीक है, अगर ये नेफ्रॉन के अंदर कोई मटेरियल, फॉर एग्जांपल मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ कि सोडियम आयन मौजूद है, ठीक है, तो अगर सोडियम आयन रीएब्जॉर्ब हो रहा है तो उसका मतलब है कि रीनल ट्यूब्यूल से ब्लड वेसल्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, रीएब्जॉर्ब यानी कि आपकी बॉडी के लिए रखा जा रहा है। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब यही होता है कि जो मटीरियल रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद है वहां से एब्जॉर्ब करके आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर लेकर आया जाता है। जो चीज आपको जरूरत होती है उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, जो चीज आपको जरूरत होती है उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। अच्छा, तो पेरिट्यूबुलर जो कैपिलरीज थी, अच्छा, तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो थी उसमें से मटेरियल जो है अब क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जो हमने पहले पढ़ा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके बाद जो है हमने पढ़ा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तो इसके उलट है ट्यूबुलर सिक्रीशन। और इसमें क्या है कि ब्लड वेसल से रीनल ट्यूब्यूल ल्यूमन के अंदर मटेरियल आ रहा है और ये है एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, जो है क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। और काफी ऐसे मटेरियल हैं जिस तरह पोटाशियम आयन हो गए, हाइड्रोजन आयन हो गए, और कुछ जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए वो, और कुछ ड्रग्स जो हैं वो इस तरीके से एलिमिनेट की जाती हैं कि वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं वहां से मूव करके रीनल ट्यूबुलर ल्यूमन के अंदर आ जाते हैं। ल्यूमन मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज होती है, तो जो नेफ्रॉन की जो ट्यूब्स आपको हर जगह दिखाई दे रही हैं इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ से, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, तो इसको ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। और ये जो है एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि एनर्जी लगेगी। क्यों लगेगी कि वैसे तो मटेरियल बाहर आ रहा है, अब जो है आप इसको अंदर कर रहे हैं रीनल ट्यूब्यूल ल्यूमन के अंदर। ठीक है, तो ट्यूबुलर कैपिलरीज जो है वहां से कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, कुछ आयंस ऐसे होते हैं जिनको बॉडी से फिट आउट होना होता है, तो वो क्या करते हैं कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से रीनल ट्यूबुलर ल्यूमन के अंदर आ जाते हैं और इसको कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। सही है, तो लास्ट टॉपिक है हमारा किडनी एज होमोरेगुलेटरी ऑर्गन। आपकी बॉडी के अंदर अगर वाटर की कंसंट्रेशन कम है तो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो एडीएच जो है वो रिलीज करें। ठीक है, वो क्या करें, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज करें। अब वो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर ऐड करेगा और साथ में कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जो है ऐड करेगा। और वो क्या करेंगे, अपने वाटर चैनल जो है वो खोल देंगे, जिससे फिल्ट्रेशन में से वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। जब वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा तो आपका यूरिन जो है वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा और आपका वाटर लेवल जो है वो नॉर्मल आ जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, अगर वो आपका वाटर ब्लड वेसल के अंदर जो है वो कम है तो हाइपोथैलेमस को डिटेक्शन जाएगी। ठीक है, रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो वो डिटेक्शन क्या करेगी, एडीएच को रिलीज करेगी। अब एडीएच क्या करेगा कि वो जाके सीधा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जो है ऐड करेगा और वहां से वाटर चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे, तो फिल्ट्रेट में से ब्लड में वाटर जो है वो आ जाएगा और फिल्ट्रेट जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, यूरिन जो है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। इसी तरह जब वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो एडीएच की प्रोडक्शन को कम कर दिया जाएगा या बल्कि इनहिबिट कर दिया जाएगा और वाटर के चैनल जो है वो बंद हो जाएंगे और ज्यादा वाटर लॉस होना शुरू हो जाएगा ताकि वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल की जाए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है जी कंट्रोल ऑफ सोडियम लेवल। ठीक है, तो सोडियम को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है, एड्रीनल कॉर्टेक्स दैट इज पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था, इसकी शेप इस तरह से होती है। ठीक है, इसकी शेप इस तरह से होती है और इसका बाहर वाला रीजन जो है, बाहर वाला रीजन, इसमें से क्या रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन, एक हार्मोनल एक स्टेरॉयड हार्मोन है, वो रिलीज होता है और वो जाके सीधा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंदर ऊपर ऐड करता है और सोडियम पोटेशियम पंप जो है उसको खोल देता है।
इसकी ओपनिंग से आपके जो सोडियम जो है उसकी रीअब्जॉर्प्शन की जाती है और सोडियम का लेवल जो है वो बरकरार रखा जाता है। ठीक है, तो इसके साथ आपका आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर आपने पढ़ा कि किस तरह बार बार आपके टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होती हैं, फिर वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, और लास्ट में जो है कि कंट्रोल ऑफ वाटर एंड कंट्रोल ऑफ सोडियम लेवल एज बाय किडनी एज ऑस्मोरेगुलेटरी आर्गन किस तरह से करता है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ये कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास